आज की खबरों में तीन बड़े घटनाक्रम सामने आए हैं। पहला है, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा ये किया है कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या की कोशिश की। दूसरा, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर ग्लेशियर के ढहने से आई विनाशकारी बाढ़ में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है और 1300 से ज्यादा लोग लापता बताया जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ कतर के प्रधानमंत्री तेहरान पहुंचकर ईरान और अमेरिका के बीच रुकी हुई बातचीत को दोबारा शुरू कराने की कोशिश कर रहे हैं। इन तीनों खबरों का असर सिर्फ संबंधित देशों तक सीमित नहीं है, क्योंकि एक तरफ इजराइल और ईरान की दुश्मनी अब नेताओं के परिवारों तक पहुंचने के आरोपों के साथ साथ और गंभीर होती दिखाई दे रही है, और दूसरी तरफ हिमालय में आई आपदा ने भारत समेत दुनिया के कई देशों के सैकड़ों परिवारों को चिंता में डाल दिया है। और तीसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को लेकर जारी संकट पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और अर्थव्यवस्था पर असर डाल रहा है। आइए पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सनसनीखेज दावे की, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे की हत्या करने की कोशिश की थी। नेतन्याहू ने एक फोन इंटरव्यू में कहा कि ईरान ने उनके एक बेटे को निशाना बनाया और उसे मारने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया गया कि उनके दोनों बेटों में से किसे निशाना बनाया गया था, कथित साजिश कब की गई थी और ये किस जगह होने वाली थी। यही वजह है कि इस दावे को लेकर कई बड़े सवाल अभी भी बने हुए हैं। नेतन्याहू का ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब इजराइल में अक्टूबर में आम चुनाव होने वाले हैं और उनकी सरकार राजनीतिक दबाव का सामना कर रही है। नेतन्याहू के परिवार को मिलने वाली सरकारी सुरक्षा को लेकर भी देश में बहस चल रही है। उनकी पत्नी और दोनों बेटों को लंबे समय से विशेष सुरक्षा दी जा रही है और इसे लेकर आलोचक सवाल उठा रहे हैं कि आखिर इस सुरक्षा पर इतना सरकारी खर्च क्यों किया जा रहा है। इसी बहस के बीच नेतन्याहू ने कहा है कि सुरक्षा कोई ऐश या सुविधा नहीं है, बल्कि वास्तविक खतरे को देखते हुए बेहद जरूरी है। उन्होंने दूसरे प्रमुख राजनीतिक नेताओं को भी 24 घंटे सुरक्षा दिए जाने का समर्थन किया है और कहा है कि अगर सुरक्षा को हल्के में लिया गया तो दुश्मन अपने मकसद में कामयाब हो सकता है। नेतन्याहू के इस दावे को ईरान और इजराइल के बीच जारी लंबे टकराव के संदर्भ में भी समझना बेहद जरूरी है। दोनों देशों के बीच दुश्मनी अब सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं है, बल्कि पिछले वर्षों में दोनों तरफ से एक दूसरे पर वैज्ञानिकों, सैन्य अधिकारियों, खुफिया अधिकारियों और महत्वपूर्ण लोगों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। हाल की जंग के बाद ये टकराव और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। अमेरिका और इजराइल ने फरवरी में ईरान पर बड़े हमले शुरू किए थे और इसके बाद दोनों पक्षों के बीच खुला सैन्य संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनी और उनके परिवार के 4 सदस्यों की मौत भी हो गई थी, जिनमें उनकी बेटी और 14 महीने की पोती भी शामिल थी। बाद में अली खामेनी के बेटे मुज्तबा खामेनी को नया सर्वोच्च नेता बनाया गया। मुज्तबा ने अपने पिता की मौत के बाद बदला लेने की बात भी कही थी। इसी वजह से नेतन्याहू का नया दावा और भी गंभीर माना जा रहा है। अगर ईरान ने वास्तव में नेतन्याहू के परिवार के किसी सदस्य को निशाना बनाने की कोशिश की थी, तो यह ईरान और इजराइल की दुश्मनी की एक बेहद खतरनाक फेस की तरफ रुख करता दिख रहा है। लेकिन फिलहाल नेतन्याहू ने अपने दावे के समर्थन में सार्वजनिक रूप से कोई विस्तृत सबूत पेश नहीं किए हैं और न ही कथित साजिश की जगह, समय या निशाना बनाए गए बेटे का नाम बताया है। इसलिए इस बात को एक आरोप और दावे के रूप में ही देखना बेहद जरूरी है, न कि पूरी तरह साबित घटना के रूप में। अब दूसरी बड़ी खबर नेपाल और तिब्बत से है, जहां हिमालय में हुई एक बेहद विशाल प्राकृतिक आपदा ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी है। नेपाल और चीन के तिब्बत क्षेत्र में 1300 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि कम से कम 2273 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। नेपाल में कम से कम 270 शव बरामद कर लिए गए हैं और तिब्बत में भी 3 लोगों की मौत की खबर है। नेपाल में 823 लोग लापता बताए जा रहे हैं और इनमें बड़ी संख्या विदेशी नागरिकों की है। लापता विदेशी पर्यटकों में भारतीय नागरिकों की संख्या भी बहुत बड़ी है। सामने आए आंकड़ों के मुताबिक 177 भारतीय, 63 अमेरिकी, 64 ऑस्ट्रेलियाई, 33 ब्रिटिश और 25 कनाडाई नागरिक लापता बताए गए हैं। दूसरी तरफ चीन के तिब्बत क्षेत्र के ग्लियोर काउंटी में 558 लोगों के लापता होने की खबर है, जिनमें करीब 260 विदेशी नागरिक शामिल हैं। सवाल यह है कि हिमालय में अचानक इतनी भयानक तबाही कैसे आई। शुरुआती जानकारी में माना यह गया था कि इलाके में आए करीब 4.4 तीव्रता के भूकंप के कारण ग्लेशियर का निचला हिस्सा टूट गया और उसके बाद अचानक बाढ़ आ गई, लेकिन बाद में वैज्ञानिक जांच में एक अलग तस्वीर सामने आई है।
बताया ये गया है कि जिस कंपन को शुरुआत में भूकंप समझा जा रहा था वे असल में ग्लेशियर, बर्फ और चट्टानों के विशाल हिस्से के अचानक ढहने से पैदा हुई भूवर्गीय हलचल थी। यानी पहले भूकंप और इसके बाद ग्लेशियर टूटने की बात नहीं थी, बल्कि ग्लेशियर और चट्टानों की गिरने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उससे पैदा हुए कंपन को शुरुआत में भूकंप समझ लिया गया। इसके बाद बर्फ, मिट्टी और विशाल चट्टानों का मलबा पहाड़ी नदी में जा गिरा और वहां से पानी तथा मलबे की एक बेहद विशाल शक्तिशाली लहर नीचे की तरफ दौड़ पड़ी। इसकी ताकत इतनी खतरनाक थी कि रास्ते में आने वाले घर, सड़कें, पुल, होटल, बिजली की लाइनें और वाहन इसके चपेट में आ गए। कई जगह पूरी बस्तियां की बस्तियां बह गईं और मोटी मोटी मिट्टी तथा मलबे ने पूरे इलाके को ढक दिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के किनारे मौजूद कई बस्तियों का नामो निशान तक मिट गया है। कुछ लोगों ने अपने परिवार के कई सदस्यों के लापता होने की जानकारी दी है। हालात इतने खराब है कि कई इलाकों तक सड़क के रास्ते पहुंचना भी मुश्किल हो गया है। नेपाल ने राहत और बचाव अभियान में 5,000 से ज्यादा सेना और पुलिस के जवानों को उतारा है। हेलीकॉप्टरों के जरिए उन इलाकों में खाना, दवाइयां और टेंट पहुंचाए जा रहे हैं जहां सड़क संपर्क पूरी तरीके से टूट। बचाव अभियान के दौरान 125 लोगों को सुरक्षित निकालने की जानकारी भी सामने आई है, जिनमें विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारत ने भी नेपाल की मदद के लिए राहत सामग्री भेजी है। भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए टेंट, भोजन, दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें नेपाल पहुंचाई जा रही हैं। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता अपने उन नागरिकों की है जो इस आपदा के दौरान नेपाल और तिब्बत के प्रभावित इलाकों में मौजूद थे। बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक कैलाश मानसरोवर की धार्मिक यात्रा के लिए इस क्षेत्र में गए हुए थे। कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील हिंदुओं और बौद्धों समेत कई धार्मिक समुदायों के लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। जब अचानक बाढ़ आई तब भारतीय श्रद्धालुओं के कई समूह नेपाल और चीन की सीमा के आसपास मौजूद थे। इसी वजह से भारत में सैकड़ों परिवार अपने रिश्तेदारों के बारे में जानकारी मिलने का इंतजार कर रहे हैं। इस आपदा से जुड़ा खतरा अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है। तिब्बत की ग्योरोंग इलाके में मलबे के कारण पानी रुकने से एक झील जैसी स्थिति पैदा हो गई। अधिकारियों को डर है कि अगर ये प्राकृतिक बांध अचानक टूट जाता है तो नीचे की तरफ एक और खतरनाक बाढ़ आ सकती है। इसी वजह से पानी के स्तर और पूरे इलाके पर लगातार नजर बनाई हुई है। नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए भी ये आपदा बड़ा झटका साबित हो सकती है। जिस इलाके में तबाही हुई है वे नेपाल और चीन के बीच व्यापार और पर्यटन का महत्वपूर्ण रास्ता है, जहां होटल, व्यापारिक केंद्र, जल विद्युत परियोजनाएं, पर्यटन से जुड़े कारोबार और सीमा व्यापार की सुविधाएं मौजूद थी। अगर सड़कें, पुल और बिजली परियोजनाएं लंबे समय तक बंद रहती हैं तो इसका असर नेपाल के व्यापार और पर्यटन दोनों पर पड़ सकता है। नेपाल की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की बड़ी भूमिका है और हिमालय के इसी क्षेत्र में हर साल दुनिया भर से बड़ी संख्या में पर्यटक और धार्मिक यात्री आते हैं। ऐसे में इस तबाही का वास्तविक और आर्थिक नुकसान कितना होगा इसका अंदाजा लगाने में अभी समय लगेगा। अब तीसरी बड़ी खबर मिडल ईस्ट से है, जहां कतर ने एक बार फिर ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की कोशिश तेज कर दी है। कतर के प्रधानमंत्री विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल थानी तेहरान जा रहे हैं, जहां वे ईरान के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ईरान और अमेरिका के बीच तनाव कम करना और दोनों देशों को एक बार फिर बातचीत की मेज पर लाने के लिए माहौल तैयार करना है। कतर का कहना है कि क्षेत्र में मौजूद मतभेदों को सैन्य टकराव के बजाय कूटनीति के जरिए हल किया जाना चाहिए। ये घटना इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका और ईरान के बीच लगभग 6 महीने से जारी संघर्ष इस समय बेहद नाजुक मोड़ पर खड़ा है। बड़े स्तर की लड़ाई फिलहाल धीमी हुई है, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई स्थायी राजनीतिक समझौता नहीं हुआ है। कतर पहले भी वाशिंगटन और तेहरान के बीच बैक चैनल बातचीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। जून में एक समझौता हुआ था जिसने कुछ समय के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य टकराव को रोकने में मदद की थी, लेकिन जुलाई में ये व्यवस्था टूट गई और बातचीत फिर से रुक गई। अब कतर कोशिश ये कर रहा है कि कम से कम दोनों पक्षों के बीच बातचीत का रास्ता दोबारा खोला जाए। इस पूरी बातचीत की सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जल डबरो मध्य। जंग से पहले दुनिया के तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस के व्यापार का लगभग 5वां हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से गुजरता था। संघर्ष से पहले यहां से रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरता था, लेकिन हाल के दिनों में ये मात्रा गिरकर करीब 5 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गई है। यानी दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा रास्तों में से एक से
तेल की आवाजाही में बहुत बड़ी गिरावट आई है। यही वजह है कि दुनिया भर में ऊर्जा बाजार इस संकट पर नजर बनाए हुए हैं। ईरान चाहता है कि हार्मोज पर उसकी सुरक्षा और कंट्रोल से जुड़ी मांगों को स्वीकार किया जाए, जबकि अमेरिका ये चाहता है कि ये जल मार्ग अंतर्राष्ट्रीय जहाजरानी के लिए स्वतंत्र रूप से खुला रहे। ईरान का कहना है कि अमेरिका को जून के समझौते में किए गए अपने वादे पूरे करने चाहिए, जिनमें प्रतिबंध हटाने और जमी हुई ईरानी संपत्तियों को यानी फ्रीज की हुई संपत्तियों को जारी करने के मुद्दे शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका ने सैन्य कार्रवाई फिलहाल कम की है, लेकिन ईरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाने की रणनीति अपनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें ईरान के साथ बातचीत शुरू करने की कोई जल्दी नहीं है और अमेरिका ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों और कंपनियों पर भी आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है। ईरान इस रणनीति को आर्थिक आतंकवाद बता रहा है और उसका कहना है कि ऐसे प्रतिबंधों का असर सिर्फ सरकार पर नहीं बल्कि आम नागरिकों की जिंदगी पर भी पड़ता है। लेकिन मिडल ईस्ट के दूसरे देश इस टकराव को और ज़्यादा लंबा खींचने नहीं देना चाहते हैं। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में क्षेत्रीय कूटनीति अचानक बहुत तेज हो गई है। ओमान के विदेश मंत्री भी तेहरान पहुंचे थे और ईरान के साथ हार्मोज से जहाज़ों को गुजरने के लिए एक अस्थायी रास्ते पर बातचीत हुई थी। इसके बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी तेहरान का दौरा किया था और ईरान तथा अमेरिका के बीच बने गतिरोध को कम करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया है कि इन बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। अब कतर के प्रधानमंत्री की तेहरान यात्रा इस पूरी कूटनीतिक कोशिश को एक और कदम आगे ले जा सकती है और साफ दिखाई दे रहा है कि कतर, ओमान और पाकिस्तान जैसे देश किसी भी कीमत पर ईरान और अमेरिका के बीच एक और बड़े युद्ध को रोकना चाहते हैं। इसकी वजह भी साफ है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच फिर बड़े पैमाने पर जंग शुरू होती है और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पूरी तरीके से बंद हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन, ईरान और ओमान समेत पूरा खाड़ी क्षेत्र इसकी चपेट में आ सकता है।